हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब मज़े में हैं। एक नंबर चल रहा है सारा काम। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने आ गए हैं, इस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। पिछला वाला वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके अंदर हम लोगों ने श्रोडिंगर्स इक्वेशन की बात की थी। श्रोडिंगर्स इक्वेशन ने हमको किसके कंसेप्ट के बारे में बताया? हम लोगों को बताया कि प्रोबेबिलिटी का स्पेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या है इसका मतलब? प्रोबेबिलिटी का स्पेस के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ हम लोगों को श्रोडिंगर ने बताया था अपने एक इक्वेशन से। उन्होंने अपना एक इक्वेशन सॉल्व करके हमको दिया था, डिराइव करके दिया हुआ था। याद करने की कोशिश करो। dy स्क्वायर टाइम्स ऑफ साई प्लस डी स्क्वायर साई टाइम्स ऑफ डी जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन उन्होंने हमको दिया था और ये इक्वेशन एक वेव इक्वेशन था। ये इक्वेशन ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो स्पेस में तीनों डायमेंशन में कितनी कैसे है। इस वेव फंक्शन को समझने के लिए उन्होंने, मतलब उस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए उन्होंने हमको ये वेव फंक्शन बनाकर दिया हुआ था। ये वेव फंक्शन का बेसिक काम था कि ये क्या फाइंड करके दिखाए हमको, ये हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दे किधर, स्पेस में, किसके? इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की। इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है किस स्पेस में, इस बारे में इन्होंने हमको बताया था। तो ऐसा भी स्पेस है जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होते, उन स्पेसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उनको हम क्या बोलते थे? नोड्स बोलते थे। और ये सारी बातें हम लोग उसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एसेंस तुम लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। मैंने तुम लोगों को वो टाइम पे इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की, सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश की। वो चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी, पर प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना है वो आज हमको इस टॉपिक के साथ समझ में आएगा कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में इन्हीं पूरे वेव फंक्शन के सोल्यूशन का प्रोडक्ट बनकर बाहर निकले थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, ये जो भी इक्वेशन बना करके मुझको दिया है, तो स्पेस में एक सर्टेन जगह पे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करके दूं तो इनमें से जन्म होता है कुछ क्वांटम नंबर्स का। ध्यान से समझना, क्या है कहानी, बड़ा है इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक। इसमें से जन्म होता है कुछ क्वांटम नंबर्स का, और इन क्वांटम नंबर्स का ही इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है तो कहीं प्रेजेंट नहीं है कि नहीं है, इस बारे में हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दो बातें सबसे पहले तुम लोगों को देख लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जहाँ पर होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जीरो पॉसिबिलिटी जहाँ पर है। प्रोबेबिलिटी बोलो, पॉसिबिलिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे जगह को एक नोड बोला जाएगा। नोड एक ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जीरो है, और जहाँ पाया जाएगा वो, उस जगह को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? उसको हम बोलना शुरू कर देंगे एक ऑर्बिटल। जिस जगह पे हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है और उसके मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। और जिस जगह पे वो मिल ही नहीं वाला, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक नोड, नोडल प्लेन, नोड एरिया बता सकते हैं, नोड बोल सकते हैं। रेडियल था, एंगुलर था, वगैरह वगैरह वाली बातें हम लोगों ने पिछले बार वीडियो लेक्चर में की है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाओ पीछे थोड़ा मूव करो यार, मूव करके देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी बातें तो अपने को इसके अंदर लिख कर दे दी है, ठीक है। पर हम लोगों का मेन जो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? क्वांटम नंबर्स के ऊपर फोकस करता है। तो चलो यार, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर बात करना शुरू करें। फिर से एक छोटी सी बात और रह गई है क्वांटम नंबर समझाने के पहले। पूरे बैकग्राउंड को मैं तुम्हारे सामने एक 3 वर्ड्स के अंदर रख देना चाहता हूँ, ठीक। पूरी पूरी कहानी तुम्हारी 3 वर्ड्स के अंदर सिमट जाएगी। हम लोगों को जो भी चीज़ एटम के अंदर ढूंढोगे, तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते, पहली बात तो ये डांस दिखाता है ऐसा ऐसा, और ये क्या करता है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऐसा नील बोर ने अपने को बताया था। लेकिन जैसे हम हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर पे आए, इन्होंने बोला कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। तो जिस स्पेस में वो मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं? और थोड़े थोड़े सब शेल्स होते हैं। समझ लो ये बात अभी तक के लिए। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी है। इतनी बातें याद रखो, ठीक है। सबसे पहले इतनी बातें तुम लोगों को याद रखना है कि
एक एटम को ओपन करोगे, उसमें तुमको शेल मिलेंगे, शेल के अंदर तुमको सब शेल मिलेंगे, सब शेल के अंदर तुमको ऑर्बिटल मिलेगा, ऑर्बिटल के अंदर तुमको इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की संभावनाएं मिलने वाली है। ठीक है, हमने जो 3 क्वांटम नंबर पढ़ना है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वांटम नंबर हमको शेल, फिर अगला वाला सब शेल और अगला वाला ऑर्बिटल की जानकारी देने वाला है। सिंपल है, पहले अपने को बता देगा कौन से शेल में, सेकंड वाला बता देगा कौन से सब शेल हैं, उनके टाइप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, शेप क्या है, सारी बातें इनके अंदर हो जाएगी। चलो ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर के अंदर। सबसे फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल, तुम्हारे सिद्धांतों वाला प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत छोटा सा पार्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, पर फिर भी तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना कि प्रोटॉन सेंटर में बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल एक सर्टन स्पेस के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपनी एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, ये हम लोगों को हाइजेनबर्ग ने बोला। ठीक है, पीछे सरकेंगे तो नील बोर ने अपने को बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अगल बगल। ठीक है, और इस ऑर्बिट को हम फिक्स्ड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वाले ऑर्बिट को हम n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड को n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड को n इज इक्वल्स टू 3, फोर्थ को n इज इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, ये बढ़ते चले जाता है। फर्स्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग k शेल, l, m और n बोला करते थे और ये भी आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, हमको जो नील बोर ने बताया था उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो 2D में है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल, सॉरी एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सही बात बोली, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रोटॉन के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो इस तरीके से नहीं रिवॉल्व कर रहा है, वो इसके अगल बगल 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है। तो जिसको हम अभी तक ऑर्बिट ऑर्बिट बोलते चले आ रहे थे, जिसको हम अभी तक ऑर्बिट ऑर्बिट बोलते चले आ रहे थे, उसको हम शेल बोलना शुरू कर देंगे। शेल जो है, तुम लोगों ने एग शेल तो देखा ही होगा, एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनका शेल होता है, कैसा होता है, 3D में होता है, समझ में आता है। तो वो कैसा एक कवरिंग जैसा बना लेता है, उसको क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, एग शेल के जैसा होता है। तो हमको फर्स्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले जिस बारे में बताता है वो हो जाता है कि ये किस शेल में है। तो नील बोर के मॉडल से मैच करता है। तो ये एक स्टेट रहेगी। अब समझो कोई इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी एनर्जी और ज़्यादा है, तो वो इस एरिया के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, 3 डायमेंशन के अंदर रोटेट करना, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ध्यान से देखना, इस सेकंड वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसको हम लोग सेकंड शेल बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 से। इसको हम फर्स्ट वाला शेल बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, इसको हम लोग k शेल नाम दे देने वाले हैं और इसको हम लोग l शेल नाम दे देने वाले हैं। k वाला शेल है, l वाला शेल, समझ में आता है। एक शेल 3D का, दूसरा शेल 3D का, तीसरा शेल 3D का, ऐसे ही शेल में शेल, एक शेल के अंदर दूसरा शेल, डब्बे में डब्बा, डिब्बे में डब्बा वाली कहानी। एक शेल के अंदर दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर तीसरा शेल, तीसरे के अंदर चौथा शेल, ऐसे अंदर अंदर जा रहा है। हम सेंटर से गिनते निकलते हैं तो फर्स्ट वाले हम लोग क्या निकलने वाले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। n कैन बी इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट शेल, n can be equal to 2 for second, n will be equal to 3 for third, n will be equal to 4 for fourth shell and n can go up till infinity। n कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। और नील बोर के मॉडल से ये काफ़ी मैच करता है, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। बस वो 2D थोड़ा सा सोचने को लगा रहे थे हमको, या हम ही सोच रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं था स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पे हमको 3 डायमेंशन में उसी ऑर्बिट को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, एक शेल बोलना स्टार्ट कर देंगे। जब 1 में रहेगा तो इसको हम k शेल बोलने वाले हैं, m बोलने वाले, l बोलने वाले हैं, m बोलेंगे, n बोलेंगे, और ये भी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, सर्टनली ये जो शेल है ये हमको प्रोटॉन से थोड़ा सा डिस्टेंस बता रहा है। तो ये शेल की जो स्टोरी है ये हमको क्या बताने वाली है, ये हमको ये बताने की कोशिश करेगी सबसे पहले कि शेल के बारे में बताएगी, शेल का इन्फॉर्मेशन दे देगी कि शेल नाम की कोई चीज़ है। उसके बाद हमको किसके बारे में बता देगी, साइज़ के बारे में बता देगी शेल के। ठीक है, अगर तुम n इज इक्वल टू 2 पे हो तो साइज़ स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी है, देखो दिखती है साइज़ थोड़ा सा बड़ा। n इज इक्वल टू 1 पे हो तो साइज़ थोड़ा सा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। तो पूरा का पूरा जो शेल है उस शेल का साइज़ बड़ा है, छोटा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। यही क्वांटम नंबर जो है फर्स्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमको पहले बात तो बता रहा है किस शेल की हम बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस एरिया में अभी हम ढूंढने वाले हैं इलेक्ट्रॉन,
नज़दीक फर्स्ट वाले शेल में n इज इक्वल टू 1 वाले एरिया में हम लोग इलेक्ट्रॉन ढूंढने वाले हैं। इसका नाम हमने k शेल रख दिया है और ये हमको बता रहा है इतने एरिया में इतना इसका साइज। तो उसने बोला नहीं बड़ा बड़ा n नंबर 2 के अंदर, तो n नंबर 2 दूसरा स्पीयर, n नंबर 3 थर्ड स्पीयर, ऐसे बड़े बड़े स्पीयर्स के अंदर अंदर क्या बैठे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर बस इतना ही, फर्स्ट वाले क्वांटम नंबर के साथ कोई ज़्यादा लड़ाई है नहीं, सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा डीप में हमको जिस क्वांटम नंबर को पढ़ना है वो सेकंड वाला है। इसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको ये बोलता है कि इस शेल के अंदर जिसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो, इस शेल के अंदर एक और सब शेल है। ठीक है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको? सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते देते लगे हाथ ये सब शेल के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है, और कैसे देता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो अपने को इसमें याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल की वैल्यू जो है वो रेंज करती है 0 से लेके n-1 तक। ये फॉर्मूला तुम लोगों को अभी फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करो, अभी कुछ बातें तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होता है एन के ऊपर। शेल के अंदर सब शेल है तो शेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है सब शेल की कहानी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी रेंज कहाँ से चलेगी? 0 से। समझो, मैं फर्स्ट शेल में हूँ, इधर चलता हूँ पीछे, मैं फर्स्ट शेल के अंदर की बात करता हूँ। फर्स्ट शेल के लिए एन का वैल्यू हो जाता है 1। फर्स्ट शेल के लिए एन का वैल्यू कितना है? 1 है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ एल की वैल्यू, यहाँ पे मैं 0 1 माइनस 1 0 एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 0 एल 0, एल की वैल्यू मुझको कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। ठीक है, तो जब एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू मुझको मिल रहा है 0। एल का वैल्यू मुझको कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ध्यान से समझ के, ध्यान से आराम से समझते चलो, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आराम से। अभी थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना तो पीछे की कहानी समझ में आएगी। जब n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ? मैं दूसरे वाले शेल के अंदर बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाले के आसपास की बात कर रहा हूँ, बीच के स्पेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्पेस में एक बार मैं यहाँ पे कितना सब्सटीट्यूट करूँगा? 2 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो 0 l, यहाँ पे मैं लिखूँगा n-1, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस 1, तो 0 l 1। ठीक है, तो l की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में बैठती है, तो वो क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। समझ में आता है? ठीक है, फिर n की वैल्यू जब 3 है तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 और 2। फिर n की वैल्यू जब 4 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये नीचे कहानी जो है वो बढ़ते चलिए। पहले तो क्वांटम नंबर एजीमुथल वाला प्रिंसिपल वाले पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से तुमको टॉपिक से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुम बोलते हो कि l की वैल्यू 0 है, ठीक है, उधर से निकल के हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जब तुम बोलते हो l की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उस केस में ये किस सब शेल की बात करता है? इस सब शेल का एक नाम है। ठीक है, और ये सब शेल का एक नाम है और इसका शेप है। 2 बातें। एल की, ठीक है, जब एल की वैल्यू 0 है तो ये सब शेल कौन सा वाला है? एस वाला सब शेल है। ठीक है, जब एल की वैल्यू कहीं पे 1 लिखी होगी तो इसका मतलब ये किस सब शेल की बात कर रहा है? पी नाम के सब शेल की बात कर रहा है। सिर्फ अभी अज्यूम करते चलो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब एल की वैल्यू कहीं 2 लिखी है तो ये डी सब शेल की बात कर रहा है। जब एल की वैल्यू कहीं 3 लिखी है तो ये एफ सब शेल की बात कर रहा है। एस वाला जो सब शेल होता है वो स्पेरिकल होता है शेप में, उसका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। पी वाला जो सब शेल होता है वो डम्बल होता है, डम्बल शेप। बॉडी बनाते हो डम्बल डम्बल शेप होता है। डी वाला जो सब शेल होता है वो डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, और एफ वाला जो शेप होता है वो 8 फोल्ड कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जिसको अब मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा वो यहाँ पर तुमको उसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो एक शेल के अंदर मल्टीपल क्या बैठे हुए हैं? सब शेल है। कुछ शेल ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक शेल हो सकता है, सब शेल हो सकते हैं, सॉरी, एक शेल होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है। कुछ शेल होंगे जिसके अंदर 2 सब शेल होंगे, कुछ शेल्स होंगे जिनके अंदर 3 होंगे, कुछ शेल्स होंगे जिनके अंदर 4 होंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हूँ, सॉरी फर्स्ट वाले शेल में हूँ, इस घेरे में। इस घेरे में मुझको एल का वैल्यू मिला है 0। 0 जब वैल्यू मिलता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि अंदर जो सब शेल है वो कौन सा वाला है? एस सब शेल है, और इसका शेप कैसा है? स्पेरिकल है। सिंपल। ठीक है,
मैं आ गया सेकंड वाले में। सेकंड वाले में बोलता है कि 0 है और 1 है, तो 0 से मुझको रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि उसके अंदर एक s है और उसके अंदर एक p है, ठीक है। उसके बाद में आ गया n इज इक्वल्स टू 3 में, जहाँ l की वैल्यू 0, 1 और 2 मिल रही है। 0 मिल रही है मतलब उसके अंदर एक s वाला सबशेल है, एक p वाला सबशेल है और एक d वाला सबशेल है, ठीक है। मैं आ गया n इज इक्वल्स टू 4, समझ गया, बड़े गोले के अंदर आ गया हूँ। उसके अंदर एक s सबशेल है, एक p सबशेल है, एक d सबशेल है और एक f सबशेल है। समझ में आता है? क्लियर है? क्लियर है ना? आसानी। थोड़ा सा पीछे को 10-20-30 सेकंड फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये एस और ये एस में तो फर्क करना भी जरूरी है ना, दोनों एस एस तो एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले शेल का है, तो इसके लिए अपन इसको नाम दे देंगे 1s। ये सेकेंड वाले शेल में है, इसके लिए 2s और 2p। ये थर्ड वाले शेल में है, इसके लिए 2s 2p 2d। सेकेंड वाले में नहीं है भाई, थर्ड वाले में इसके लिए 3s 3p 3d। ये फोर्थ वाले में है 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। हैंड रूल वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे और वो सारी बातें पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सब दुख दर्द तकलीफ कुछ बहुत बेसिक है इसके अंदर कहानी, कुछ भी तकलीफ इसके अंदर तुम लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 2 क्वांटम नंबर मैंने तुम लोगों को बताया। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल का इन्फॉर्मेशन दे देगा। इस शेल के अंदर और सब शेल है, वो सब शेल का इन्फॉर्मेशन हमको कौन देगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर देगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। काउंटिंग होनी चाहिए उसकी कुछ ना कुछ, काउंटिंग के लिए उसको हम नंबरिंग से काउंट करके निकाल लेते हैं, पर ये नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नंबर किसी न किसी ऑर्बिट किसी न किसी सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबशेल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। जैसा 0 रिप्रेजेंट करता है एस सबशेल को, 1 रिप्रेजेंट करता है पी को, 2 रिप्रेजेंट करता है डी को, 3 रिप्रेजेंट करता है एफ को, और इनके शेप्स जो कुछ भी हैं वो हमको यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? स्टोरी हमारी कहाँ से शुरू हुई? शेल से शुरू हुई। शेल का इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया। सेकंड, इसके बाद हमको किसने इन्फॉर्मेशन दे दिया? सब शेल के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। थर्ड हम लोग पहुँचने वाले हैं ऑर्बिटल में। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी, ठीक है। चलते हैं थर्ड वाले क्वांटम नंबर के ऊपर तरफ देखें, ठीक है। थर्ड वाला क्वांटम नंबर है तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेसिक है, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग सारे क्वांटम नंबर एक पेज पे एक बार लिखेंगे एक साथ, उसके अंदर तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गारंटी है मेरी कि पूरा पूरा 100% क्लियर हो जाएगा क्वांटम नंबर के साथ कैसे डील करना है। बहुत सिंपल होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करके निकलता है उसकी वैल्यू जो है -L से लेकर के L तक चलती है, ठीक है। तो कभी L की वैल्यू 0 रही होगी, कभी L की वैल्यू बन जाती है 1, कभी L की वैल्यू बन जाती है 2, कभी L की वैल्यू बन जाती है 3। सही है। पीछे सर को, अगर L की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल की बात करें, अगर L की s सबशेल की बात कर रहा है, जब L की वैल्यू 1 है तो p सबशेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 है, s की बात कर रहा है, p की बात कर रहा है, d की बात कर रहा है और f की बात कर रहा है। क्लियर है। अब ये बोलता है -L से लेके L तक की रेंज जो कुछ भी होगी वो सब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बन जाएंगे। -0 से 0 क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब वैल्यूज L हैं, ये वैल्यूज किसकी मिल रही हैं? M की। L इज इक्वल्स टू 1 अगर हो गया, L इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो -1 से लेकर 1 के बीच में, मतलब -1 0 और 1, ठीक है। L की वैल्यू 2 हो गई तो -2 से शुरू होगी, -2 -1 0 1 और 2। फिर से L की वैल्यू अगर 3 हुई तो -3 से 3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। फिर से हम लोगों को एक बात ध्यान से समझ के रखनी है इस केस में कि क्वांटम नंबर जो होते हैं इनकी गिनतियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक एजिमुथल पे डिपेंड करता है। इस वजह से इनको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है 1 2 3 4, पर इन नंबर्स का कोई खास एसेंस होता नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जब L 0 आ रहा था तो 0 कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट नहीं है, 0 एक रिप्रेजेंटेशन है। कहीं मैं अगर अल्फा लिख देता हूँ तो वो अल्फा किसी चीज़ का काउंट है? नहीं। कहीं मैं बीटा लिख देता हूँ, किसी चीज़ का काउंट है? यहाँ पे वो किसी काउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि ये चीज़ है और ये चीज़ को अपन 1 बोल दे। पर यहाँ पे 1 लिखा होगा, वहाँ पे क्या लिख लेना है अपने को? S लिख लेना है, और वो स्पेरिकल शेप का याद रखना है। तो 0 बताने की कोशिश कर रहा है कि स्पेरिकल शेप वाला S ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
0 और 1 बताने की कोशिश कर रहा है कि एक स्पेरिकल शेप वाला और एक डम्बल शेप वाला ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखते, कोई न्यूमरल खास इनकी एक सिग्निफिकेंस है नहीं। सेम टू सेम बातें यहाँ पर भी हो जाती है। ठीक है, अब एल ध्यान से समझने की कोशिश करना। एल एक स्पेरिकल शेल है, इस शेल के अंदर ये क्या बताने की कोशिश करेगा हमको, सब शेल बताने की कोशिश कर रहा था वो वाला, सॉरी जो फर्स्ट वाला, ये वैल्यू तुमको क्या दे रही थी, सब शेल दे रही थी। ये वैल्यू अब तुमको क्या दे देने वाली है, ऑर्बिटल दे देने वाली। ठीक है, पीछे वाली बात याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब ये क्या देगा तुमको, ऑर्बिटल की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा ऑर्बिटल है। अगर एक नंबर है इसके अंदर, गिनती काउंट करो कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर। यहाँ पे कितने नंबर हैं 3, यहाँ पे कितने नंबर हैं 5, यहाँ पे कितने नंबर हैं 7। तुमको क्या करना है, सिर्फ एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे कितने स्क्वायर बनाने तुमको, 3 स्क्वायर बनाने। ठीक है, यहाँ पे कितने स्क्वायर बनाने हैं तुमको, 5 स्क्वायर बनाने, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे तुमको क्या बनाना है, 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बनाना है तुमको। ये वो जगह है, ये जो छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक बन रहे हैं, ये ब्लॉक्स को हम क्या बोलने वाले हैं, ये है हमारे ऑर्बिटल। इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर बाद इस तरीके से बैठने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक सब शेल है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक सब शेल है। समझ में आया? तो किस तरीके से तुमको फाइंड आउट करना है ये मैंने तुम लोगों को बता दी। अब ये सब चीज़ें तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारी भर देगी कन्फ्यूजन, ये सब कुछ जो मैंने बताया होगा ये तुमको थोड़ा सा करेगा कन्फ्यूज। अब तुम्हारा टाइम आ गया है कन्फ्यूजन को सॉर्ट करने का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोटॉन पकड़ लेता हूँ। प्रोटॉन के अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है एक सर्टन एरिया में। ठीक है, एक सर्टन शेल में। ये शेल की वैल्यू होगी n इज इक्वल्स टू 1। समझता है, n इज इक्वल्स टू 1 होगी इसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम तकलीफ कुछ नहीं। ठीक है, ये सिर्फ दिमाग में रखो, और ये दिमाग में रख के मैं तुमको आगे की बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई ना कोई शेल के अंदर जब मैं हूँ तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। क्वांटम नंबर 4 है यहाँ अभी, लेकिन श्रोडिंगर के इक्वेशन से तुमको 3 ही निकल के मिले थे। ठीक है, और लास्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। ये चीज हमको, ये 3 चीजें हमको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे हम n लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे l, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं m। इसमें भी कोई तकलीफ? ठीक है, सॉर्टेड है सब कुछ, सही है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि l की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-1 तक चलती है, इसका फॉर्मूला था, सही है। और यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो -l से लेकर के l तक चलता है। ये भी चीज़ अपने समझ में आ गई, और ये इतना अपना क्या बन गया, बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, अब n की वैल्यू जब 1 है, n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू आ जाती है 0 से 1-1 के बीच में l की वैल्यू आ जाती है 0। समझ में आती है? उस केस में m की भी वैल्यू आ जाती है 0, m की भी वैल्यू आ जाती है 0। m की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है हमको, इस वजह से हम लोग एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। कितने नंबर मिले यहाँ पे, एक ही नंबर मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब n की वैल्यू अगर आ रही है 2, n की वैल्यू अगर हमको 2 मिलती है तो ये कहाँ से चलेगा, 0 से 2-1 तक। तो l की वैल्यू इस केस में 1 होगी एक बार, सॉरी l की वैल्यू इस केस में, तुम लोगों के लिए थोड़ा सिंपल करते चलता हूँ ताकि क्लैरिफाइड चले। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, तो एक बार l का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और एक बार l का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। समझो नहीं समझ में आता, ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, 0 l 2-1, 0 l 1, 0 से लेके 1 तक, तो 0 और 1। ठीक है, तो l की एक वैल्यू 0 है और l की दूसरी वैल्यू 1 है। इस केस में l की एक बार एक वैल्यू आ रही है 0 और l की वैल्यू आ रही है 1। सही है, l की वैल्यू 0 आ रही है, l की वैल्यू 1 आ रही है, दो वैल्यूज हमको इसमें मिल रही हैं। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो उस केस में m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। जब l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी 0, और जब l का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा,
m का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करेगा, तो -1, -1, 0 और 1 बन जाएगा। समझते हो? सिंपल है, कोई तकलीफ पीड़ा? थोड़ा सा इस तरफ लेता हूँ ताकि इस्तेमाल कर सको इसका, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाएंगे एक ब्लॉक, एक ही नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है? 3, इधर हम लोग बनाने वाले हैं 3 ब्लॉक। क्लियर है? यहाँ पे हमने कितने ब्लॉक्स बना दिए हैं? 3 ब्लॉक बना दिए। जब l की वैल्यू 0 आती है तो ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगले वाले चलते हैं, ठीक है। अब एक बार क्या कर देते हैं, अगले वाले थर्ड सेल में पहुंचते हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 हो, n की वैल्यू हुई 3। n की वैल्यू जब 3 हुई तो l की वैल्यू हो जाती है 0 एक बार, मतलब l की वैल्यू का रेंज चलेगा 0 से 1 और 2 तक, इतना चलेगा ना। n-1, 3 - 1 2, 0 से 2 तक, 0, 1 और 2। तो इस केस में l का वैल्यू जो है एक बार 0 आता है, एक बार l का वैल्यू 1 आता है और एक बार l का वैल्यू कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। जब l का वैल्यू 0 आता है तो उस केस में m का भी वैल्यू 0 हो जाता है। जब l का वैल्यू 1 आता है तो m के वैल्यूज उस केस में -1, 0 और 1 बन जाते हैं। जब l की वैल्यू 2 आ जाती है तो m के वैल्यूज उस केस में -2, -1, 0, 1 एंड 2 आ जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ड्रॉ करूंगा बॉक्स। इसमें कितने हैं टोटल? 3 है, इस वजह से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? 3 ड्रॉ करूंगा। इसमें टोटल कितने हैं? 5 हैं, इस वजह से मैं कितने ड्रॉ करने वाला हूँ इस केस में? 5, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल मैंने कितने ड्रॉ किए? 5 ड्रॉ कर दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते चलना है? जब n की एक वैल्यू चलेगी तो l की वैल्यू कैसे चलेगी और m की वैल्यू कैसे चलेगी? एक बार और करके दिखाता हूँ। n की वैल्यू को पकड़ लेता हूँ 4, ठीक है। n की वैल्यू मुझको मिलती है, समझो 4 दी गई है। क्लियर है? तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू हो सकती है 0, l की वैल्यू हो सकती है 1, l की वैल्यू हो सकती है 2, l की वैल्यू हो सकती है 3। 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 वैल्यूज यहाँ पे हो सकती है। कुछ कंक्लूजन बनाने हम लोगों को इसके बाद देखना कैसे। अगर l की वैल्यू 0 चलती है तो m का वैल्यू भी फॉर्मूला के हिसाब से 0 चलता है, ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 चलती है तो m की वैल्यू चलती है -1, 0 और 1। यहाँ पे वैल्यू चलेगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे वैल्यू चलेगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 0 सिर्फ एक ही नंबर है, इस वजह से मैं एक ही ड्रॉ करूँगा। 3 नंबर है, इस वजह से मैं 3 ब्लॉक्स बनाऊँगा। 5 नंबर है, इस वजह से मैं 5 ब्लॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। 7 नंबर है, इस वजह से मैं 7 ब्लॉक्स बनाऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 ब्लॉक्स में इसके अंदर बना चुका हूँ। सिंपल है, क्लियर है, गिनती क्लियर है, कोई तकलीफ? ठीक है। इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इतनी बात याद रखो कि ये चीज़ तुमको किसके बारे में बता रही थी? शेल के बारे में बता रही थी। ये चीज़ तुमको किसके बारे में बता रही थी? सब शेल के बारे में बता रही थी। देख लेना यहाँ पे, ठीक है अभी। और यहाँ पे हमको किसके बारे में पता चल रहा था? ऑर्बिटल के बारे में पता चल रहा था। फिगर के हिसाब से मैं तुमको बताने की कोशिश करूँ तो देखना ध्यान से। कि कलर ही खत्म हो गया क्या मेरे पास? ठीक है, ध्यान दो। ये जो n इज इक्वल्स टू 1 वाली कहानी है, ठीक है। ये जो n इज इक्वल्स टू 1 वाली कहानी है, इधर से इधर तक चल रही है। ये एक शेल है, इस एक शेल के अंदर एक सब शेल है और इस एक सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है। ये क्या है? सिर्फ एक ऑर्बिटल है। समझ में आता है? वैसे n इज इक्वल्स टू 2, कहानी कहाँ से चलती है? मेरी स्टोरी कुछ यहाँ से चलती है और यहाँ तक जाती है। मैं सेकंड वाले शेल के अंदर हूँ। सेकंड वाले शेल के अंदर 2 सब शेल हैं और इन 2 सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कितने ऑर्बिटल हैं टोटल? 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान समझना। n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 मतलब मैं थर्ड शेल के अंदर हूँ। थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 3 सब शेल हैं। थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं और उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल? ये जो एक एक ब्लॉक्स हैं ये एक एक ऑर्बिटल है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्बिटल है। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 9 ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये n इज इक्वल टू 4, मैं फोर्थ शेल में हूँ। फोर्थ शेल में कितने सब शेल हैं? 4 सब शेल्स हैं। और कितने ऑर्बिटल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 16 ऑर्बिटल्स। ये कुछ ड्रॉ करने के बाद हमको पूरा का पूरा कंक्लूजन इसके अंदर दिखाई देने लगा है कि ऐसी ऐसी कुछ तो कहानी है, ठीक है। ध्यान से समझना। अभी
छोटी छोटी बातें मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, देखना बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होंगी। ठीक है, अभी एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, ऐसे एक मैं तुमको सवाल उठा सकता हूँ कि फर्स्ट वाले शेल के अंदर कितने सब शेल है, तुम बोलोगे एक। सेकंड वाले सब शेल के अंदर, सेकंड वाले शेल के अंदर कितने सब शेल है, तुम बोलोगे 2 है। थर्ड वाले शेल के अंदर कितने सब शेल है, तुम बोलोगे 3 है। फोर्थ वाले शेल के अंदर कितने सब शेल है, तुम बोलोगे 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सबशेल, मैं कुछ कुछ फॉर्मूले तुमको इधर बना के देने वाला हूं। सबसे पहला कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल विल बी इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तुम लोग अगर थर्ड शेल के अंदर ये ढूंढने निकलोगे कितने सब शेल है, तो आंसर होएगा 3। तुम लोग फोर्थ शेल में अगर ढूंढने निकलोगे कितने सब शेल है, तो तुमको आंसर मिलेगा 4। तुम सेकंड शेल में ढूंढने निकलोगे कितने सब शेल है, तुमको आंसर मिलेगा 2। तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल्स टू इट्स क्वांटम नंबर। इस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं ये पता करना है, तो इसका क्वांटम नंबर ही देख लो। अगर इसका क्वांटम नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, 3 है इसका क्वांटम नंबर तो इसमें 3 सब शेल होंगे, 4 इसका क्वांटम नंबर तो इसके अंदर 4 सब शेल। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी गिनती निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, जब मैं फर्स्ट शेल के अंदर हूं तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, सेकंड वाला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट वाला शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, सेकंड वाले शेल के अंदर, देखो फर्स्ट वाले शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, जब सेकंड वाले शेल में है क्वांटम नंबर जब 2 है, सेकंड शेल के अंदर 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, सेकंड वाले शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल है। थर्ड वाले शेल में आओ, थर्ड वाले शेल के अंदर हमारे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल। फोर्थ वाले शेल के अंदर आओगे, तुमको कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, अभी मैंने काउंट किया था 16 काउंट किया रहा था। समझ में आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर तुम लोग फाइंड आउट करना है शेल नंबर का इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे 3 है तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं 9, यहाँ पे 4 है तो कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं 16, यहाँ पे 2 है तो कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं 4, यहाँ पे 1 है तो कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं सिर्फ 1 मिल रहा है, मतलब उसी नंबर का क्या हो जा रहा है स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर तुम फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये पता करने के लिए हो, फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये पता करने निकले हो, तो 4 4 जा 16 शेल होता है, सबके अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। चौथे वाले शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इसी का स्क्वायर। चौथे वाले शेल में कितने सब शेल हैं, इसी के इक्वल। चौथा ऑर्बिट 4 सब शेल, तीसरा ऑर्बिट 3 सब शेल, दूसरा ऑर्बिट 2 सब शेल, पहला ऑर्बिट या पहला शेल एक ही सब शेल उसके अंदर। ठीक है, और अब इसका ऑर्बिटल के साथ रिलेशनशिप, इसका शेल के साथ रिलेशनशिप, फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ समझा, फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप इसके साथ समझा। सही है, क्लियर है, और कोई तकलीफ, सॉर्टेड। ठीक है, तो ये एक सब शेल है, ये सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, ऐसे दिखता है मुझको। ठीक है, एक शेल है, एक शेल के अंदर एक सब शेल है, एक सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, एक शेल है इसके अंदर 2 सब शेल हैं, 2 सब शेल के अंदर पहले वाले शेल सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है और दूसरे वाले सब शेल के अंदर 1 2 और 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, एक शेल है इसके अंदर 3 सब शेल है, इस 3 सब शेल में फर्स्ट वाली शेल में एक ऑर्बिटल है, सेकंड वाली शेल में 3 ऑर्बिटल है, थर्ड वाली शेल में 5 ऑर्बिटल है। दिखाई देता है ऐसे डिवीजन दिख रहा है, पूरा चार्ट मतलब दिख रहा है, फैल रहा है कैसे जंजाल पूरा, एक से निकल रहा है 3, 3 से निकल रहा है 5 4, ऐसे रेंज फैलते चली जा रही। तो हम लोगों ने क्या काउंट किया, हमने काउंट किया कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल काउंट किया, हमने काउंट किया एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है वो काउंट किया। हम काउंट करेंगे कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक सब शेल, ये वाली एक सब शेल है, इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर ये सब शेल जब बदल जाएगी तो इस सेकेंड सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, उसका रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम सिर्फ एक काम करो, ये फोर्थ वाले पे ध्यान दो। फोर्थ वाले में पहली वाली सब शेल के अंदर कितने हैं, एक सब शेल है, L इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड वाली सब शेल है ऑर्बिटल है, M इज इक्वल्स टू 0 और इसके अंदर सिर्फ एक अलाउड है। ठीक है, जब L की वैल्यू 1 हो जाती है, नंबर्स के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे, तो M की वैल्यू कितनी हो जा रही है 3, कितने
बन जा रहे हैं ऑर्बिटल, उसमें 3 ऑर्बिटल बन जा रहे हैं। जब इसके अंदर L की वैल्यू 2 हो जा रही है तो कितने ऑर्बिटल बन जा रहे हैं, 5 ऑर्बिटल बन जा रहे हैं। जब L की वैल्यू 3 हो जा रही है, ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल बन जा रहे हैं, 7। इसका इसके साथ रिलेशनशिप बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो ये डबल हो रहा है और उसके अंदर एक ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर से डबल हो रहा है, उसके अंदर एक ऐड हो रहा है, फिर से डबल हो रहा है और एक ऐड हो रहा है। देखो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 कितना हो रहा है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको थर्ड वाला फॉर्मूला मुझको मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, शेल में नहीं, इन अ सब शेल विल बी इक्वल टू 2l प्लस 1। पहली बात तो सब शेल क्या होती है, सब शेल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। शेल क्या होती है, शेल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और एक ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, तो जब L की वैल्यू 1 चलेगी तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 3। जब L की वैल्यू 2 चल रही है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, टोटल 5। इसी का डबल होकर के 1 ऐड करना है, 2 का डबल करोगे 4, 4 प्लस 1। तो ये 3 फॉर्मूले तुम लोगों को इसके अंदर इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछ लिया कि फोर्थ शेल के अंदर, ध्यान से सुनना, फोर्थ शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स इन द फोर्थ शेल। फोर्थ शेल बोल रहा है तो n की वैल्यू हो गई 1, सॉरी दिमाग खराब हो गया मेरा, n की वैल्यू हो गई 4। तो मुझको निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ शेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, फोर्थ शेल, तो यहाँ पे n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कितने ऑर्बिटल हैं इसके अंदर, टोटल 16 ऑर्बिटल है, 16 ऑर्बिटल है, ठीक है। सेकंड चीज मुझको निकालनी है इसके अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स अगर मुझको निकालना है तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ सबशेल निकालने, कितने सबशेल हैं एक शेल के अंदर। तो मैंने तुम लोगों को बताया कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल विल बी इक्वल टू इट्स क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ सबशेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4। तो कितने सबशेल होंगे इसके अंदर, 4 ही होंगे। देखो n इज इक्वल टू 4, सबशेल कितने हैं टोटल 4, और ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं इसके अंदर, कितने बन रहे हैं इसके अंदर, ऑर्बिटल बन रहे हैं टोटल 16, ठीक है। समझ में आता है। अब कभी कभी तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल व्हेन L is equals to 3, when L is equals to 3, L की वैल्यू होगा 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 2l प्लस 1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा 7, आ जाएगा बस यही कहानी है। अब थोड़ा सा और मैं स्कूल जा सकता हूँ। अब स्कूल जाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 3 बोलने की शुरू कर देता हूँ। मैं क्या बोल दूंगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन S सबशेल इन P सबशेल D सबशेल और F का सबशेल, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन अभी लिखने की कोशिश करता हूँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स S P D एंड F। इसको तुमको मालूम है यार कि एक S में रहेगा 1, इसमें रहेगा 3, इसमें रहेगा 5, इसमें रहेगा 7। फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ तो S वाला शेल जब होता है तो उसकी L की वैल्यू होती है 0, इसके लिए L की वैल्यू हो जाती है 1, इसके लिए L की वैल्यू हो जाती है 2, और इसके लिए L की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं 2l प्लस 1 लगाते चलूँ, 2l प्लस 1, 2 0 से 1, पहला आंसर मुझको मिल जाएगा 0, ठीक है। इधर मैं 2l प्लस 1 लगा दूँ तो कितना आंसर मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे L की वैल्यू 2 रखूँगा, 2l प्लस 1, 2 टू द इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, 1 जा रही है। सबसे पहला ही 1 वाले का 2 1 2 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है, ठीक है। जब L की वैल्यू 2 कंसिडर करूँगा तो इसके अंदर डालूंगा 2 टू द 4 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर वही वैल्यू क्या होती चली जाएगी, रिपीट होते चली जा रही है। समझ में आया? तो ये सारी कहानी जो मैंने तुम लोगों को बताई, ये कहानी किस पे कॉन्सेंट्रेट करती है, सब क्वांटम नंबर्स के ऊपर
रिलेट हो जाती है। सबसे पहले मेरा तुम लोगों को सजेशन रहेगा कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट को यार अच्छे से बिठा लो। ये चार्ट और इसके बगल में रखा हुआ फॉर्मूला, ये फॉर्मूले और ये चार्ट और इन फॉर्मूले का कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, इस चीज़ को अगर तुम लोग अच्छे से समझ लेते हो तो मुझको नहीं लगता कि इसके बाद तुम लोगों को क्वांटम नंबर्स के साथ डील करने में कोई भी टाइप की मुश्किल होगी। दिस वॉज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन क्वांटम नंबर। बहुत ईजी है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा घर के अंदर घर बक्से में बक्सा तो है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है इतना, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3D ऑर्बिटल में पता करो, थर्ड शेल में पता करो, फोर्थ शेल में पता करो। शेल का ऑर्बिटल से रिलेशनशिप है, शेल का सब शेल से रिलेशनशिप है, सब शेल का ऑर्बिटल से रिलेशनशिप है। तीन रिलेशनशिप, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले लिखो। एक तरीका है फॉर्मूले याद रखने का और आसानी से किया जा सकता है। नहीं आता, एन की वैल्यू कितनी होगी, बोलता है कि 4D ऑर्बिटल में पता करो, नहीं समझ में आ रहा 4D ऑर्बिटल में पता करो, 4D बोल रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4। डी ऑर्बिटल बोलता है ना, तो एस पी डी, डी के अंदर कितना बैठेगा, डी के अंदर बैठते हैं 5, चौथे के पांचवें में कितना बैठेंगे, 5 ही ऑर्बिटल बैठेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है। बस यही सारी बातें हैं, तो मुझको नहीं लगता कि तुम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है क्वांटम नंबर्स के अंदर। दिस वॉज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वांटम नंबर्स, दिस वॉज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू, इट इज़ द बेस्ट यू कैन लर्न इन क्वांटम नंबर्स एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर बात करेंगे थोड़ा और एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स, हंट्स रूल वगैरह वगैरह, पॉलीज की सारी बातें और भी हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद कर देंगे चैप्टर को क्लोज, करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।